वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम हमारे क्या होते हैं? मल्टी सेलर हमारे यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स होते हैं मतलब कि वेल डिफाइंड, इनमें न्यूक्लियस होता है, प्लस इनमें क्या आ जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। और प्लांट्स में इंक्लूड, प्लांट किंगडम के अंदर इंक्लूड की जाती है एल्गी, जिसको थैलोफाइटा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थैलोफाइटा। क्योंकि इनमें क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं होता कि स्टेम क्या है, रूट क्या है, लीव्स क्या है। ठीक है, एल्गी में क्लासीफाई किए जाते हैं, ब्रायोफाइटा में क्लासीफाई किया जाता है प्लांट किंगडम को, टेरिडोफाइटा में किया जाता है। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। हमारे जिम्नोस्पर्म्स में एंड एंजियोस्पर्म्स में इसको क्लासीफाई किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम प्लांट जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया कि कैसे अलग अलग उन्होंने ग्रुप में क्लासेस में प्लांट को क्लासिफाई किया। फिर उसके बाद हम एल्गी के बारे में स्टडी करेंगे और फिर हम बायोफाइटा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो अटेम्प्ट है प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करने का, वो किसको जाता है? एरिस्टोटल को जाता है। एरिस्टोटल ने सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। प्लांट्स को उन्होंने यहाँ पे हैबिट के बेस पे क्लासिफाई किया था। हैबिट का मतलब यहाँ पे है मोर्फोलॉजी से, मतलब कि जो भी ऐसे करेक्टर हैं जिनको देख के, ऑब्जर्व करके कोई बता सकता है कि हाँ, इस करेक्टर जो दिखते हैं करेक्टर्स, ठीक है, उसके करेक्टर्स पे इन्होंने क्या कर दिया, नॉर्मली उनको क्लासिफाई कर दिया। किस में क्लासिफाई कर दिया? हर्ब्स में, सब्स में, ट्रीज में। हर्ब्स जो सबसे छोटे साइज की होती हैं, शर्ब्स जो इंटरमीडिएट साइज की होती हैं, ट्रीज जो सबसे बड़े साइज की होती हैं। तो इनमें इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। फिर एनिमल्स को इन्होंने इनेमा और एनिमा में क्लासिफाई किया। इनेमा का मतलब क्या है और एनिमा का मतलब क्या है? विद रेड ब्लड सेल्स और विदाउट रेड ब्लड सेल्स। जिसमें रेड ब्लड सेल्स होंगे उसमें रेड कलर होगा ब्लड का, और जिसमें नहीं होंगी उसमें रेड कलर नहीं होगा, ड्यू टू पिगमेंट, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने क्या किया? प्लांट्स को सबसे पहले क्लासिफाई किया हर्ब्स में, शर्ब्स में, ट्रीज में। फिर आए चरक। चरक क्या है? फादर ऑफ आयुर्वेदा। और इन्होंने अपनी बुक चरक संहिता लिखी है। इनकी एक बुक है चरक संहिता, जिसमें बहुत सारी डिजीज़ के बारे में बताया गया है कि कैसे उनको ट्रीट करें। ठीक है, और इन्होंने एनिमल्स को 200 काइंड्स में और प्लांट्स को 340 काइंड्स में क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले हम बोलें कि प्लांट्स को और एनिमल्स को किसने क्लासिफाई किया, तो किसने किया? एरिस्टोटल ने और चरक ने। इंडिया की बात करें तो चरक ने। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। फिर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड था? मोर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, मतलब कि हैबिट के ऊपर बेस्ड था। हैबिट मतलब मोर्फोलॉजी, जो भी करेक्टर्स दिखते हैं जिसको हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि हाँ, ये इसका करेक्टर है, ये इसका करेक्टर है। ठीक है, तो थियोफ्रास्टस ने कंट्रीब्यूट किया सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बॉटनी भी इनको बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने प्लांट्स को हर्ब्स, शर्ब्स और अंडर शर्ब्स एंड ट्रीज में क्लासिफाई किया। एरिस्टोटल ने सिर्फ हर्ब्स दी थी, शर्ब्स दी थी और ट्रीज दी थी। इन्होंने एक और कैटेगरी दे दी, अंडर शर्ब्स। ठीक है, उसके बाद आए कैरोलस लीनियस, जिनका योगदान किस में है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में है। इनका बेसिस क्या था? इनका बेसिस था क्लासिफिकेशन का नेचर और नंबर ऑफ स्टेमेंस। देखो, कोई भी जो फूल होता है, फ्लावर होता है, उसमें जो कलर हमें पेटल्स दिखाई देते हैं, ये क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं। नीचे क्या होते हैं? ग्रीन ग्रीन जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, और इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल को हम बोल देते हैं एंड्रोशियम, जो इस तरह के दिखाई देते हैं। एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। ऊपर के रीजन को हम एंथर बोलते हैं, नीचे के रीजन को हम फिलामेंट बोलते हैं, और इस पूरे को हम स्टेमन नाम देते हैं। इस पूरे को हम स्टेमन या फिर एंड्रोशियम नाम देते हैं। इसी तरह फीमेल का जो ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इस तरह का ऑर्गन होता है, जिसमें ऊपर वाला रीजन स्टिग्मा होता है, बीच वाला रीजन जो होता है वो स्टाइल होता है, और सबसे नीचे वाला होता है ओवेरी, और उसके अंदर क्या आते हैं? ओवल्स आते हैं। इसको कार्पल भी बोला जाता है और उसको गाइनोशियम भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कैरोलस लीनियस, जो कि क्या बोले जाते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोला जाता है इनको। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें जो भी साइंटिफिक नेम देते हैं हम किसी प्लांट स्पीसीज को, एनिमल स्पीसीज को, उसमें दो नेम होते हैं, एक जेनेरिक नेम, एक स्पेसिफिक नेम। वो किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया। और इन्होंने क्या दिया? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। और यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ प्लांट है,
प्लांट का जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको भी किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया। तो इन्होंने बेसिस क्या बनाया? जब भी कोई साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन करता है तो वो अपना एक बेसिक करेक्टरिस्टिक्स चूज करता है। तो यहाँ पे इन्होंने फ्लोरल करेक्टर्स को चूज किया, जिसमें इन्होंने नेचर एंड नंबर ऑफ स्टेमन्स एंड कार्पल्स को चूज किया। ठीक है, इनकी एक बुक थी, कौन सी बुक थी? जेनेरा प्लांटारम। जेनेरा प्लांटारम में इन्होंने जिक्र किया है किसका? फ्लोरल करेक्टर्स का, जिसके बेसिस पे इन्होंने अंडर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट्स को 24 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। इसीलिए ये फ्लोरल करेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। और फ्लावर को क्या बोला जाता है? फ्लावर को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट बोला जाता है। इसीलिए जो फ्लावर है, फ्लावर के बेसिस पे क्लासिफाई करने की वजह से इनके सिस्टम को क्या बोला जाता है? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में योगदान थियोफ्रास्टस का रहा, कैरोलस लीनियस का रहा। कैरोलस लीनियस के सिस्टम को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने प्लांट्स को 24 क्लासेस में क्लासीफाई किया। 24 में से जो 23 क्लासेस थी वो ऐसी क्लासेस थी जिसमें सारे फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूड किए गए, जिसको क्या बोला जाता था? फेनिरोगेमिया। जिसको क्या बोला जाता था? फेनिरोगेमिया। और 24th जो क्लास थी वो फ्लावरलेस प्लांट्स की थी, जिसको क्या बोला जाता था? क्रिप्टोगेमिया। 24 क्लासेस में से हम 24 क्लासेस नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पर कुछ क्लासेस की बात करेंगे। जैसे क्लास है मोनार्डी। मोनार्डी जो क्लास है, इसमें इन्होंने ऐसे प्लांट्स को रखा जिनके अंदर सिंगल स्टेमन प्रेजेंट था। एग्जाम्पल की बात करें तो कैना। क्लास आइकोसेंडिया। एक आइकोसेंडिया ऐसी क्लास थी जिसमें ऐसे प्लांट्स को रखा गया जिनके अंदर 20 और उससे ज़्यादा स्टेमन प्रेजेंट थे। फिर एक क्लास आई क्रिप्टोगेमिया। क्या आई? क्रिप्टोगेमिया, जिसमें ऐसे प्लांट्स को रखा गया जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट थे, जैसे एल्गी, लाइकेन, फंजाई को भी इन्होंने प्लांट्स के अंदर रखा, मोसेस एंड फर्न्स। तो इनके ड्रॉबैक क्या रहे? ड्रॉबैक ये रहे कि इन्होंने नेचुरल एफिनिटीज़ और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कोई भी क्या नहीं दिया? वैल्यू नहीं दी और इसको कंसिडर नहीं किया। नेचुरल एफिनिटीज़ का मतलब क्या होता है? नेचुरल एफिनिटी का मतलब होता है जो उसके नेचुरल करेक्टर हैं, जैसे एनाटोमिकल करेक्टर, उसके एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर्स। ठीक है। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि किस इंसेस्टर से वो यहाँ पे जनरेट, मतलब किस एंसेस्टर से वो मिलते हैं, किस से वो इवोल्व हुए हैं, कौन से स्पेसिस से क्लोजली रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये जो करेक्टर्स हैं ये किसमें इंक्लूड नहीं किए गए? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। और यहाँ पे वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर्स को इक्वल वेटेज मिली। जैसे हम बात करें एरिस्टोटल की भी बात करते हैं या फिर हम कैरोलस लीनियस की बात करते हैं, तो उन्होंने सेक्सुअल करेक्टर्स को यहाँ पे इतनी ही वेटेज दी जितनी वेजिटेटिव करेक्टर्स को मिलती है। पर वेजिटेटिव करेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे लीफ स्ट्रक्चर, स्टेम्स हो गया, हमारे बर्ड्स हो गए, ठीक है, और हमारा क्या हो गया? रूट्स होगी। बट ये जो है, ये प्लांट की जो भी स्ट्रक्चर है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ये इन्वायरमेंट से अफेक्ट होते हैं। जैसे इन्वायरमेंट के अंदर क्या आ गया? न्यूट्रिशन आ गया, सनलाइट आ गई, ठीक है, वहाँ की हमारा क्लाइमेट आ गया, रेनफॉल आ गया, सोइल का टेक्सचर आ गया। तो उसकी वजह से प्लांट के जो करेक्टर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। प्लांट पतला हो सकता है, उसकी ग्रोथ स्टंट हो सकती है, ठीक है, तो उसके लीफ येलो हो सकते हैं किसी डेफिशिएंसी की वजह से। तो वेजिटेटिव करेक्टर्स अफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट की वजह से, तो हम उनको सेक्सुअल करेक्टर्स के जितना वेटेज नहीं दे सकते। पर यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया गया? दोनों को इक्वल वेटेज दी गई, जो कि इसका एक बिगेस्ट ड्रॉबैक था। मोनोकोट और डाइकोट की फैमिलीज दोनों ही क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो लीनियस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उन्होंने 23 जो क्लासेस दी फेनिरोगेमिया में, जिसमें रखा, उसमें सारे फ्लावरिंग प्लांट थे। फ्लावरिंग प्लांट में मोनोकोट और डाइकोट भी थे, तो वो सब एक ही क्लास में रखे गए, जो कि पॉसिबल नहीं है, दोनों के कैरेक्टर्स अलग हैं। तो यहाँ पे हम बात करें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में योगदान किसका है? थियोफ्रास्टस का, कैरोलस लीनियस का है। और उसके ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे नेचुरल एफिनिटी एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कंसीडर नहीं किया, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज मिली, और फैमिलीज जो है मोनोकोट डाइकोट की, उनको एक ही क्लास में रख दिया गया। फिर हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इतना एडवांस नहीं था, इतना अच्छा नहीं था, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे, इसलिए फिर नेक्स्ट आया हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नाम से आप याद कर सकते हो, एन से नेचुरल एफिनिटीज़। तो नेचुरल एफिनिटीज़ के बेस पे ये क्लासिफाई किया गया, किसको? प्लांट्स को। जिसमें क्या क्या इंक्लूड थे, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड थे? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं।
जैसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, उसके अंदर कौन कौन से हमारा साइटोस्केलेटन कैसा प्रेजेंट है, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, एम्ब्रियोलॉजी, उसकी एम्ब्रियो में कैसे डेवलपमेंट हो रही है, मोरिला स्टेज, गैस्ट्रा स्टेज, ठीक है, उसकी गैस्ट्रुलेशन कैसे हो रही है। फिर फाइटोकेमिस्ट्री, वो कौन से एरोमेटिक सब्सटेंस जनरेट करता है, कौन से टॉक्सिन रिलीज करता है प्लांट, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्लासीफाई किया गया। तो जो कॉमन नेचुरल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसमें उसको देने में कौन कौन से साइंटिस्ट का योगदान रहा, जॉन री का, डी कैंडोले का, बेंथम एंड हुकर का। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाए तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज एंड इट इज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, इतना ही दिया गया है। बट यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए कॉमन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इनका योगदान है। और फिर हम अलग से बात करें जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर की, तो इन्होंने एंजियोस्पर्म के लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। एंजियोस्पर्म हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और सबसे एडवांस्ड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जॉर्ज बेंथम और जेडी हुकर जो थे, उनकी एक बुक थी जेनेरा प्लांटारम, ठीक है। जेनेरा प्लांटारम के अंदर उन्होंने एंजियोस्पर्म्स की जो हमारे प्लांट्स थे उनको 202 फैमिलीज में यहाँ पे क्या करा, उन्होंने क्लासिफाई किया। इसको लिटरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। किसको, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स दैट इज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर, इसको क्या बोला जाता है, लिटरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। फिर इसकी मेरिट क्या रही और डीमेरिट क्या रही। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिकल वैल्यू थी, इसका काफ़ी यूज़ किया जा सकता था क्लासीफाई करने के लिए। बट यहाँ पे एक क्लास बनाएगी रोनियल्स, रोनियल्स के अंदर मोस्ट प्रिमिटिव पोजिशन देगी डाइकोट को, जो कि इसकी एक मेरिट थी। ग्लूमेसियाई के अंदर यहाँ पे मोर एडवांस्ड स्टेट में रखा गया मोनोकोट्स को, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी, मेरिट थी। डीमेरिट में बात करें तो जो जिम्नोस्पर्म्स थे वो डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखे गए, जबकि जिम्नोस्पर्म्स बिल्कुल अलग हैं, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, और मोनोकोट डाइकोट क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। इंपॉर्टेंट फ्लोरल कैरेक्टर्स को नेग्लेक्ट किया गया किसमें, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट रखा गया, डिफरेंट ऑर्डर में रखा गया, पर जो अनरिलेटेड फैमिली थी उनको एक ही ऑर्डर में या नियर बाय ऑर्डर में रखा गया, जो कि इसका ड्रॉबैक था। उसके बाद आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिफरेंट साइंटिस्ट का रोल आता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक वर्ड जो है वो किससे आया है, फाइलोजेनी से आया। और फाइलोजेनी टर्म जो है वो किसने दी है, लेमार्क ने दी है, जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है किसमें, हमारे इवोल्यूशन में। और जो हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता है, हमारा लेटरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी तरह जो हमारा कैलोरस लीनियस का आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसको क्या बोला जाता है, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी तरह फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता है, वर्टिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दी, फाइलोजेनी टर्म किसने दी, लेमार्क ने दी। फिर फाइलोजेनी को डिफाइन किसने किया, कंसेप्ट ऑफ फाइलोजेनी किसने दिया, ई हैकेल ने दिया। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फाइलोजेनी। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब है कि हमारे प्लांट हैं जो, उन प्लांट्स के एंसेस्टर कौन थे, ठीक है, वो कैसे कैसे इवोल्व हुए, पहले कौन से प्लांट आए फिर कौन से आए, ठीक है, वो क्या है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। जब हम फाइलोजेनिक करते हैं या फाइलोजेनेटिक स्टडी करते हैं तो उसमें हम क्लेडोग्राम क्या करते हैं, क्लेडोग्राम बनाते हैं, जो हमें ये बताता है कि कौन सा प्लांट कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है, कौन से इसके एंसेस्टर है, कि किन किन प्लांट स्पीसीज में, किन किन ऑर्डर में, किन किन क्लासेस में सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। तो क्लेडोग्राम क्या होते हैं, क्लेडोग्राम हमारे एक ट्री होती है, फैमिली ट्री होती है, जिसको हम जनरेट करते हैं। तो ये हमें बताती है कि सेम टेक्सा में अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्लेस किया गया है, दो से ज़्यादा इंडिविजुअल अगर सेम टेक्सा में है। अब टेक्सा क्या होता है, जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें एक हिरार्की बनती है ना। तो हिरार्कियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर हम फाइलम की बात करें, किंगडम की बात करें, क्लास की बात करें, ऑर्डर की बात करें, स्पीसीज की बात करें, जीनस की बात करें, तो ये हर एक क्या है, टेक्सा है। जैसे फाइलम भी एक टेक्सा है, क्लास भी एक टेक्सा है। तो अगर सेम क्लास में कोई दो इंडिविजुअल रखे गए हैं तो हम ये बोलेंगे कि उनका कॉमन एंसेस्टर है, और उसको हम एक फैमिली ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम क्लेडोग्राम बोलते हैं। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्लेडोग्राम की हेल्प से क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के पॉइनर मतलब उसके जनक कौन है, E.W. इचलर। E.W. इचलर क्या है, पॉइनर ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर नाम आता है
एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल ए प्रांटल का। इन्होंने वर्क किया था, एक जर्मन वर्क इनका पब्लिश हुआ था, डाई नेचुरला लाइकेन पी एफ लेंजेन फैमिलिन, जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था। इन्होंने भी क्या किया है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है प्लांट्स के रिलेटेड। पे एंगलर एंड प्रांटल के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, जो कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो इन्होंने एम्ब्रियोफाइटा को क्लासिफाई किया है। एम्ब्रियोफाइटा कौन होते हैं, जिसमें एम्ब्रियोजेनिक एम्ब्रियो पाई जाती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पाई जाती है। तो ये एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, इन सब में नहीं होती एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट। तो ब्रायोफाइटा में इंक्लूड किए गए स्पर्मेटोजोआ सॉरी जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्मियाई एंड एंजियोस्पर्मियाई में इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। फिर एंजियोस्पर्मियाई को भी फर्दर इन्होंने मोनोकोट एंड डाइकोट में क्लासिफाई किया। जो डाइकोट है, डाइकोट को भी इन्होंने आगे फर्दर क्लासिफाई किया 2 कैटेगरी में, जिसमें आर्की क्लामाइडियाई आए, जिसमें ए पेटेलाई थे, जिसमें कोरोला पोलीपेटलस था, पेरियंथ सिंगल था या डबल था या फिर एब्सेंट था। मेटा क्लामाइडियाई आए, जिसमें सिम पेटेलाई थे, कोरोला हमारा गेमोपेटलस था, पेरियंथ हमारा 2 था और होल्स में प्रेजेंट था। तो ऐसे यहाँ पे एंगलर एंड प्लांटर ने क्या दिया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, किसका, प्लांट्स का। फिर उनके बाद आते हैं जॉन हर्चिंसन ने भी क्या प्रपोज किया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कब दिया, 1959 में दिया। इनकी एक बुक थी फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें इन्होंने क्या किया है, एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई किया है डाइकोट मोनोकोट में। डाइकोट को लिग्नोसियाई में और हर्बेसियाई में इनमें क्लासिफाई किया है। लिग्नोसाई जो है वुडी हैबिट्स हैं, मतलब वुडी हैबिट का मतलब है वुडी तना है, उनका स्टेम क्या है, वुडी है, वो बड़ी ट्री है। हर्बेसियाई में हर्बेसियस प्लांट है, जिनमें स्टेम क्या है, यंग है, ग्रीन है। मोनोकोट को कैलिसीफेराई में, कोरालीफेराई में और फ्लोन में इन्होंने क्लासिफाई किया है। तो यहाँ पे अगर हम कलेक्टिवली देखें तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे होता है। और इसमें हम ये जूम करके चलते हैं कि किसी एक टैक्सोन में अगर 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल हैं तो दोनों के क्या होंगे, कॉमन एंसेस्टर होंगे। और कौन कौन से साइंटिस्ट का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिलता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, एडोल्फ एंगलर का, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रांटल का, ठीक है, और यहाँ पे जॉन हर्चिंसन का, और अरमान तख्तजान का, आर्थर क्रॉनक्विस्ट का, रोल्फ डालग्रीन का और रॉबर्ट एफ थॉर्न का। बट हमें ज़्यादा याद कौन करना है, एडोल्फ एंगलर याद करना है, जॉन हर्चिंसन याद करना है, एंड हमें याद करना है यहाँ पे एंगलर एंड प्रांटल को याद करना है। फिर हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद आता है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं, जिसको आज हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ये किसने दिया, इचलर ने दिया। कब दिया, 1884 में इचलर ने ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें इन्होंने प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में क्लासीफाई किया। एक है क्रिप्टोगेमाई, एक है फेनिरोगेमाई। क्रिप्टोगेमाई के अंदर आते हैं थैलोफाइट जो एल्गी है और फंजाई, ब्रायोफाइटा आते हैं और टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरिप्सिडा में। और फेनिरोगेमाई में को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है जिम्नोस्पर्मियाई और एंजियोस्पर्मियाई में। और एंजियोस्पर्मियाई को क्लासिफाई किया जाता है डाइकोट और मोनोकोट के अंदर। इसके बाद आती है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होती है, टेक्सोनोमी में रूल होते हैं क्लासिफिकेशन के, रूल ऑफ क्लासिफिकेशन जो ICBN ने रूल दिए हैं उसको इंक्लूड किया गया है कि किसके बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो ये 3 चीज़ें टेक्सोनोमी के अंदर आती हैं। डिफरेंट टेक्सोनोमी को भी हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। जैसे सबसे पहले आती है हमारी क्लासिकल टेक्सोनोमी। क्लासिकल टेक्सोनोमी का जो बेसिस होता है वो नेचुरल एफिनिटीज़ होती हैं। नेचुरल एफिनिटी में हमने पढ़ा कि एम्ब्रोलॉजिकल करेक्टर्स, एनाटॉमिकल करेक्टर्स हमारे और अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसके अंदर कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड किया जाएगा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद आती है न्यूमेरिकल, फेनेटिक, टैक्सीमेट्रिक और एडानसोनियन टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में हम जो भी स्पीसीज है उसके बेस में सिमिलरिटी है या डिफरेंस है, उसके बेसिस पे हम ये इवोलुएट करते हैं कि जो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज है प्लांट की, उसको हम कौन सी स्पीसीज के अंदर रखें।
ठीक है। तो न्यूमेरिकल मेथड में हम इक्वल वेटेज देते हैं सारे करैक्टर्स को, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो, एनाटॉमिकल हो, एम्ब्रियोलॉजिकल हो या फिर फाइटोकेमिकल हो। ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली ट्री प्रिपेयर की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोग्राम। इसको कंप्यूटर की फॉर्म से डिफरेंट की का यूज़ करके हम एक डेंड्रोग्राम प्रिपेयर करेंगे, फिर हम सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देखेंगे न्यूली डिस्कवर स्पीसीज के, और फिर उसको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है साइटोटैक्सोनॉमी और कैरियोटैक्सोनॉमी। देखो, साइटो मीन्स सेल होता है और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस होता है। तो साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब है सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना। कैरियोटैक्सोनॉमी का मतलब होता है न्यूक्लियस के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना। सो साइटोटैक्सोनॉमी एंड कैरियोटैक्सोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड होती है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर। जैसे क्रोमोसोम का नंबर कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, म्यूसिस के टाइम पे प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 2 में, ठीक है, मेटाफेज 1 मेटाफेज 2 में कैसा बिहेवियर शो करते हैं क्रोमोसोम, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्लांट की न्यूली डिस्कवर्ड इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। फिर आता है बायोकेमिकल या केमो टैक्सोनॉमी। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड होती है कि कोई प्लांट कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड सिक्रेट कर रहा है, कैसा उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट अगर बना है तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कैसा है। टेक्सोनॉमी को टूरिल ने भी 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है, अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी, ओमेगा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अल्फा टेक्सोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड है, मॉर्फोलॉजी के ऊपर। बीटा टेक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजी के ऊपर भी बेस्ड है। साइटोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स के ऊपर भी बेस्ड होती है। ओमेगा टेक्सोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड होती है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर, कि जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ऐसे करेक्टर्स किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, ओमेगा टेक्सोनॉमी के अंदर। और बायोकेमिकल एविडेंस किसके अंदर है, ओमेगा टेक्सोनॉमी के अंदर। इसके अंदर सारे करेक्टर्स हैं, बट कौन से करेक्टर्स नहीं है, बायोकेमिकल एविडेंस नहीं है। बायोकेमिकल एविडेंस ओमेगा टेक्सोनॉमी में इंक्लूड किए गए हैं, बाकी सारे करेक्टर किसके अंदर है, आ जाते हैं बीटा टेक्सोनॉमी के अंदर आ जाते हैं। और सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बात किसके अंदर की जाती है, अल्फा टेक्सोनॉमी के अंदर की। अब हम बात करते हैं एल्गी की। अभी तक हमने पढ़ा कि किस किस साइंटिस्ट ने कौन कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया प्लांट से रिलेटेड। ठीक है। अब हम बात करेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी को क्या बोला जाता है, थैलोफाइटा बोला जाता है। एल्गी को क्या बोला जाता है, थैलोफाइटा बोला जाता है। थैलोफाइटा का मतलब क्या है, कि कोई लीफ हमें क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा, कोई स्टेम, कोई रूट, ठीक है, कोई बर्ड हमें क्लियरली विजिबल नहीं हो रही, बस एक लीफी सा स्ट्रक्चर है जिसको हम थैलोफाइट बोलते हैं। ठीक है। तो जो हमारी एल्गी है उसको क्या बोला जाता है, थैलोफाइटा बोला जाता है। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए इनको प्लांट किंगडम में इंक्लूड किया गया है। और जो एल्गी की स्टडी है उसको एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी बोला जाता है। फाइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एल्गी, एंड एल्गोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एल्गी। अब जो हमारी एल्गी होती है उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं पाई जाती, एम्ब्रियोनिक स्टेज अब्सेंट होती है। ठीक है। और यहाँ पे जो स्टोर होगा फूड, वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च की फॉर्म में, जैसा कि प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है। यह एक्वेटिक भी होती हैं, एक्वेटिक में ये मैरीन इन्वायरमेंट में भी मिलती है और फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं। यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू जो कि क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक है। ये ऑटोट्रोपिक होती है, अपना खुद से फूड प्रिपेयर कर सकती हैं। यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, जिसमें क्या होगा, एक फिलामेंट होगा, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा और वो फिलामेंट फुल्ली ग्रो होकर एक नई हमारी एल्गी की फॉर्मेशन करेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे स्पोर्स के थ्रू होता है, जिसमें जू स्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स आते हैं, एप्लेनोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, एकिनेट्स और पालमिला स्टेज आती है किसकी, स्पोर्स की। सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे यूनिसेलुलर होती हैं और कुछ हमारी एक्सेप्शनल हैं, जैसे कारा, जिसके अंदर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अदरवाइज यूनिसेक्सुअल सेक्स ऑर्गन्स ही पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से होता है। जो गैमेट आइसोगेमी में भी पाए जा सकते हैं, आइसोगेमिक भी हो सकते हैं और ओगेमिक्स भी हो सकती हैं। आइसोगेमिक्स का मतलब क्या है, आइसो मतलब सेम, सेम मतलब सिमिलर, उनकी अपीयरेंस सिमिलर होगी, साइज सिमिलर होगा, उनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर होगी। एन आइसोगेमी का मतलब क्या है, डी सिमिलर, मतलब दो गैमेट हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी, एक छोटा होगा एक बड़ा साइज का होगा। ऊगेमी का मतलब होता है एक हमारा गैमेट होगा मोटाइल और एक हमारा गैमेट होगा नॉन मोटाइल।
ठीक है। तो मेल क्या होगा, मोटाइल, और हमारा फीमेल गैमेट क्या होगा, नॉन मोटाइल। लाइफ साइकिल यहाँ पे हैप्लोन्टिक मिलती है, डिप्लोन्टिक मिलती है और डिप्लोहैप्लोन्टिक मिलती है। इसका मतलब क्या है कि प्लांट की बॉडी हैप्लोइड होगी, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करेगी। डिप्लोइड मतलब 2n नंबर क्रोमोसोम कंसिस्ट करेगी। स्पोरोफिटिक होगी, ठीक है। डिप्लोहैप्लोन्टिक का मतलब है कि कभी वो 2n वाली होगी, कभी वो n वाली होगी। तो प्लांट की बॉडी सर्कुलर फॉर्म में रहेगी, साइक्लिक फॉर्म में रहेगी, कभी वो डिप्लॉयड स्टेज में आ जाएगी, कभी वो हैप्लॉयड स्टेज में आ जाएगी। तो वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करेगी, डिप्लोहैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगी। किसमें, एल्गी में। तो तीनों तरह की लाइफ साइकिल मिलती है, हैप्लोन्टिक भी, डिप्लोन्टिक भी और डिप्लोहैप्लोन्टिक भी। फॉर्म की बात करें तो ये डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती हैं एल्गी। सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर एल्गी की। यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी होती है, क्लाइमाइडोमोनास। कोलोनियल कौन सी होती है, वोल्वोक्स। पाल्मिलोइड कौन सी होता है, टेट्रास्पोरा। फिलामेंटियस होगी पर अनब्रांच्ड होगी, स्पाइरोगायरा, जो हमें अपने आसपास पौंड में दिख जाती है। फिलामेंटियस होके ब्रांच्ड होगी, क्लेडोफोरा। और पेरेनकाइमेटस होगी, यूल्वा। ठीक है। यूनिसेलुलर क्लाइमेडोमोनास, कोलोनियल वोल्वेक्स, पाल्मिलोइड टेरास्पोरा, फिलामेंटियस अनब्रांच्ड स्पाइरोगायरा, फिलामेंटियस ब्रांच्ड क्लेडोफोरा और पेरेनकाइमेटस यूल्वा। फिर यहाँ पे आता है एक साइंटिस्ट का नाम, क्या है नाम, F.E. फ्रिट्स। F.E. फ्रिट्स, ये इन्होंने 1935 में एक बुक लिखी थी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। कौन सी बुक लिखी थी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। जिस बुक के अंदर इन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस में क्लासिफाई किया था। तो इन्होंने जब क्लासिफाई किया तो कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी चूज़ किया होगा। तो क्या बेसिस था इनका क्लासिफाई करने का, पिगमेंटेशन, कि एल्गी के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। रिजर्व फूड कौन सा होता है, मैनिटोल होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है या नॉर्मल स्टार्च होता है। फ्लैजिलेशन, फ्लैजिला पाई जाती है, स्पोर्स के अंदर पाई जाती है, नहीं पाई जाती। थैलस स्ट्रक्चर मतलब लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कॉलोनी की फॉर्म में पाया जाता है या फिलामेंट की फॉर्म में पाया जाता है। पेरेनकाइमेटस होता है या नहीं होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, किस तरह का वेजिटेशन मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बेसिस पे F.E. फ्रिट्स ने 1935 के अंदर अपनी बुक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी में एल्गी को 11 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया। पर हम आज F.E. फ्रिट्स के सिस्टम को फॉलो नहीं करते। हम R.H. विटेकर के 1909 में दिए गए सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें उन्होंने एल्गी को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। रेड एल्गी, जिसको नाम दिया जाता है R से रेड, R से रोडोफाइसियाई, आर से रेड, आर से रोडोफाइसियाई। ब्राउन एल्गी को फियोफाइसियाई बोला जाता है और ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसियाई बोला जाता है। सबसे हमारी एशियंट की बात करें तो ग्रीन एल्गी होती है और सबसे एडवांस की बात करें तो हमारी रेड एल्गी होती है। तो सबसे एशियंट क्या है, ग्रीन एल्गी, और सबसे एडवांस क्या है, रेड एल्गी। बीच में कौन सी, ब्राउन एल्गी। ठीक है। तो यहाँ पे इनको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, उनके अंदर कौन सा फूड स्टोरेज होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, गैमेट आइसोगैमस है या एनाइसोगैमस है, एंड कौन सा हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल की बात करते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक है क्लोरोफिल को याद करने के लिए। क्या ट्रिक है कि क्लोरोफिल ए तो हमारा रेड में भी होगा, ब्राउन में भी होगा, ग्रीन में भी होगा। ठीक है। फिर हमारा अल्फ़ाबेट में क्या आता है, ए आता है, बी आता है और सी आता है। अल्फ़ाबेट्स में यही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए के बाद बी आएगा, तो बी सबसे एशियंट एल्गी में आया। एशियंट एल्गी क्या है, ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसियाई है, तो ए बी इसमें होगा। फिर इसके बाद क्या आई, ब्राउन एल्गी आई, तो बी के बाद क्या आता है, सी आता है, तो सी इसमें प्रेजेंट होगा। फिर इसके बाद एडवांस फॉर्म क्या आती है, रेड एल्गी, रोडोफाइसियाई, जिसमें क्या आएगा, डी आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे याद कर सकते हैं, ए बी सी डी। अदर पिगमेंट की बात करें तो फाइकोबिलिन की 2 कैटेगरी, फाइको एरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। फाइको एरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन दोनों किस में पाए जाते हैं, रोडोफाइसियाई में। ब्राउन एल्गी के अंदर फ्यूकोजेंथाइन मिलता है और ग्रीन एल्गी के अंदर बीटा कैरोटीन एंड कैरोटीनोइड्स मिलते हैं, जो कि एसेसरी पिगमेंट्स हैं। मेन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल ए। सेल वॉल की बात करें तो हमारी जो रेड एल्गी है
उसमें सेलुलोज से बनी होती है सेल वॉल, और एगार से बन के मिल के बनी होती है, और केराजेनिन से मिल के बनी होती है। सेलुलोज, एगार एंड केराजेनिन। और अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें तो सेलुलोज और एल्गिन होता है। ग्रीन एल्गी की बात करें तो सिर्फ सेलुलोज होता है, क्योंकि ग्रीन एल्गी हमारी बहुत क्या है, प्रिमिटिव है। ठीक है। फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला हमारी एडवांस फॉर्म में एब्सेंट है, और हमारी जो बीच में है उसमें दो हमारी फ्लैजिला है जो हिट्रोकोन्ट है। हिट्रोकोन्ट का मतलब दोनों डिफरेंट साइज, शेप, स्ट्रक्चर की होंगी और लेटरली इंसर्ट होंगी। बट हम सबसे प्रिमिटिव ग्रीन एल्गी की बात करें तो ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजिला होती है, आइसोकोन्ट सेम साइज की होती है और एंटीरियर पोजीशन पे प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये प्रिमिटिव है। ठीक है, ये प्रिमिटिव है, प्रोटिस्टा से प्रोटिस्टा के बाद इवोल्व होने वाली पहली क्या है, ये कैटेगरी में आती है एल्गी। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट है और इंटीरियर पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब सबसे एडवांस में जाते जाते फ्लैजिला क्या हो गई, अब्सेंट हो गई। स्टोर फूड की बात करें तो सबसे प्रिमिटिव की बात करें तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। उसी के अंदर कुछ पायरिनोइड बॉडी होती है। पायरिनोइड बॉडी किसके अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो क्या करती है, फूड को स्टोर करती है। ठीक है, क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं। अब हम ब्राउन एल्गी में आते हैं। ब्राउन एल्गी में कौन सा स्टोरेज फूड होता है, लेमिनेरियन, स्टार्च एंड मैनिटोल। लेमिनेरियन, स्टार्च एंड मैनिटोल किसके अंदर पाया जाता है, ये पाया जाता है ब्राउन एल्गी के अंदर। और फ्लोरिडियन स्टार्च एज ए स्टोरेज फूड किसके अंदर पाया जाता है, रेड एल्गी के अंदर। फॉर्म्स की बात करें तो एसिटाबुलेरिया सबसे लार्जेस्ट प्लांट सेल है जो ग्रीन एल्गी की के अंदर पाई जाती है। कोडियम, युल्वा और कोलर्पा ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें तो ब्रांच्ड और फिलामेंटियस इसमें होती है एक्टोकार्पस। ब्रांच्ड होगी और फिलामेंटियस होगी एक्टोकार्पस। पेरेनकाइमेटस होगी सारगासम, लेमिनेरिया एंड फिकस एंड मैक्रोसिस्टिस। और जाइंट फॉर्म में क्या, जो इनका थैलोफाइटा है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसको कैल्प्स बोलते हैं। वो कैल्प्स बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि जाइंट कैल्प है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है इसमें, मैक्रोसिस्टिस नेरोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस नेरोसिस्टिस ये किसका एग्जाम्पल है, ब्राउन एल्गी का। फिर रेड एल्गी की बात करें तो रेड एल्गी में यूनिसेलर होती है पोरफायरिडियम, फिलामेंटियस होती है एस्ट्रोसिस्टिस, पेरेनकाइमेटस होती है पोरफायरा, रिबन लाइक होती है कॉन्ड्रस, लेस लाइक होती है लेस लाइक, इस तरह से लेस लाइक होगी और सीवीड की तरह प्रेजेंट होगी, वो कौन सी है, जेलिडियम। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, हमारी ग्रीन एल्गी की बात करें तो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स के थ्रू होता है, जू स्पोर्स के थ्रू। फ्लैजिलेटेड स्पोर्स कौन से, जू स्पोर्स। ठीक है, सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसमें गैमेट कैसे होते हैं, आइसोगैमस भी होंगे, एनाइसोगैमस भी होंगे, ओगैमस भी होंगे, क्योंकि ये प्रिमिटिव फॉर्म है। ठीक है, अगर हम ब्राउन एल्गी में जाएं तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है, सार्गेसम। सार्गेसम के अंदर हो रहा है क्योंकि सार्गेसम क्या है, फिलामेंटियस है। ठीक है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू भी होता है, स्टोलन्स के थ्रू भी होता है। एग्जाम्पल किसका है, डिक्टियोटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ओगैमस होता है। ठीक है, आइसोमोर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलती है यहाँ पे किसके अंदर, एक्टोकार्पस के अंदर। एक्टोकार्पस के अंदर यहाँ पे क्या मिलती है, आइसोमोर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, डिप्लोहेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल भी होती है, हेप्लोन्टिक भी होती है, डिप्लोन्टिक भी होती है। किसके अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर तीनों लाइफ साइकिल होती है क्योंकि ये प्रिमिटिव है। फिर हम बात करें हमारी रेड एल्गी की तो रेड एल्गी में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है, जैसे एप्लोनोस्पोर्स हो गए हमारे। और सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे ऊगेमस होते हैं जिसमें एक हमारा मेल जो गैमेट होगा वो मोटाइल होगा और हमारी जो फीमेल गैमेट होगी नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे कार्पोगोनियम के अंदर फॉर्म होता है जिसकी एक रिसेप्टिव नेक होती है जिसको हम ट्राइकोगाइनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे डिफरेंशिएट कैरेक्टरिस्टिक्स थे ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी की। अब हम बात करें ग्रीन एल्गी की तो ग्रीन एल्गी में किस टाइप का मियोसिस पाया जाता है, ग्रीन एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जाइगोट बनता है। ठीक है, आइसोगेमस एंड एसोगेमस या ऊगेमस के फ्यूजन से
जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, तो डिप्लॉइड में कौन सा यहाँ पे डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या बनेंगे, डिफरेंट स्पोर्स बनेंगे और वो फिर आगे जर्मिनेट होके क्या करेंगे, हमारी एल्गी की फॉर्मेशन करेंगे। तो ग्रीन एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लाइमाइडोमोनास। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लाइमाइडोमोनास के अंदर क्या पाया जाता है, जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है। डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल जब ये शो करता है तो उसमें गैमेटिक मियोसिस पाया जाता है और उसका एग्जांपल है कोलेरेप्पा। और हेप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल जब ये शो करता है तो उसमें स्पोर के अंदर मियोसिस पाया जाता है, जैसे यूल्वा एंड क्लेडोफोरा। तो देखो, जब जाइगोटिक मियोसिस होगा तो किसके अंदर होगा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लाइमाइडोमोनास के अंदर। और जब डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होगी तो गैमेटिक मियोसिस होगा कोलेरेप्पा के अंदर। और हेप्लोडिप्लोंटिक होगा तो स्पोरिक हमारा मियोसिस होगा यूल्वा एंड क्लेडोफोरा के अंदर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो कोडियम और यूल्वा होते हैं वो सी लेट्यूस होते हैं। इनको सलाद और वेजिटेबल में यूज़ किया जाता है, एज अ वेजिटेबल और एज अ सैलेड इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सलाद हम हिंदी में बोल देते हैं, सैलेड हम इंग्लिश में बोल देते हैं। क्लो क्लोरेला पायरिनोइडोसा, इसको स्पेस एल्गा बोला जाता है क्योंकि जो स्पेस ट्रेवलर्स हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो अपने साथ बहुत ज़्यादा खाने का सामान नहीं लेके जा सकते, तो वो क्या करते हैं, वो एल्गी के ले जाते हैं क्योंकि इनसे उनको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो क्लोरा पायरिनो डोसा को एज अ स्पेस एल्गी यूज़ किया जाता है। सिफेलोरोस एवायरिन सेंस को यूज़ किया जाता है एज ए पैरासिटिक ग्रीन एल्गी। ये रेड रस्ट कोज करती है किसके अंदर, टी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, वोल्वोक्स है जो क्या है हमारी, वोल्वेक्स क्या है, हमें कॉलोनी की फॉर्म में दिख रही है। क्लाइमाइडोमोनास हमें किस दिख रही है, ए सिंगल सेलुलर दिख रही है। और ये क्या है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, मतलब इसमें मोटाइल स्पोर्स भी फॉर्म होंगे, जो स्पोर्स फॉर्म होंगे। कारा हमें कैसे दिख रही है, ब्रांच है, इसमें एक्सिस प्रेजेंट है और ये हमारी इस तरह की है। तो कारा, क्लाइमेडोमोनास एंड वोल्वेक्स। फिर आती है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो फ्यूकस और लेमिनेरिया को एज ए सोर्स ऑफ आयोडीन यूज़ किया जाता है। पोटास ऑब्टेन किया जाता है मैक्रोसिस्टिस एंड नीरोसिस्टिस से। मैक्रोसिस्टिस एंड नीरोसिस्टिस से क्या ऑब्टेन किया जाता है, पोटास। आयोडीन किससे ऑब्टेन किया जाता है, फ्यूकस एंड लेमिनेरिया। लेमिनेरिया को एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है, जिस किस में यूज़ किया जाता है, खोम्बू में। खोम्बू एक टाइप का फूड है जिसमें हम लेमिनेरिया को यूज़ करते हैं। एल्गीनिक एसिड भी, यहाँ पे एल्गीनिक एसिड भी एक टाइप का फाइकोकोलोइड है जो किससे ऑब्टेन किया जाता है, लेमिनेरिया से, मैक्रोसिस्टिस से, फ्यूकस से और सार्गासम से। ग्रीन एल्गी की बात करें तो फाइकोकोलोइड, जिसमें एगार एगार का यूज़ करते हैं बहुत सारे हम लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए, ईस्ट को, मोल्ड्स को, बैक्टीरिया को। ठीक है, तो वो कौन सी एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है, जेलिडियम एंड ग्रेसीलेरिया से। कैराजेनिन की बात करें तो ये कैराजेनिन किससे ऑब्टेन किया जाता है, कॉन्ड्रस से। हम ब्रायोफाइटा को डिस्कस करने से पहले कुछ हम एल्गी के ऊपर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल्स ऑफ सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर पब्लिश्ड इन। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने दिया था ये सिस्टम। और कैरोलस लीनियस ने ये किसके अंडर दिया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर दिया था। तो उन्होंने अपनी बुक में इसका जिक्र किया था। उनकी बुक कौन सी थी, जेनेरा प्लांटारम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेसिस ऑफ डेंड्रोग्राम इज। डेंड्रोग्राम क्या था, फैमिली ट्री था। ठीक है, जिसमें एक टेक्सा हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ये बात कि भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेम एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं। तो जो बेसिस होगा डेंड्रोग्राम का, वो किस बेसिस पे हम डेंड्रोग्राम या फैमिली ट्री जनरेट करेंगे, फेनेटिक्स के बेसिस पे, टेक्सनी मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे, मैट्रिक्स के बेसिस पे और न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बेसिस पे। हम तीनों के बेसिस पे क्या करते हैं, डेंड्रोग्राम जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम के नंबर के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन हो रहा है तो क्रोमोसोम किस में आएंगे, टेक्सोनॉमी में, क्योंकि क्रोमोसोम सेल का पार्ट है। अगर यहाँ पे कैरियोटेक्सोनॉमी होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, कैरियोटेक्सोनॉमी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। बट यहाँ पे कैरियोटेक्सोनॉमी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे बायोकेमिकल सिस्टमेटिक्स या टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, जिसमें से हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, साइटोटेक्सोनॉमी है, क्योंकि सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्रोमोसोम भी आते हैं। नेक्स्ट है द सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए and chemical nature of proteins have been used as a basis of
क्लासिफिकेशन बाय, किसके थ्रू यूज़ किया जाएगा डीएनए की सीक्वेंसिंग को और प्रोटीन्स के केमिकल नेचर को एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले साइटोटैक्सोनोमिस्ट के थ्रू। साइटोटैक्सोनोमिस्ट सेल के स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, उसकी डिफरेंट प्रोटीन्स, ऑर्गेनलीज, इनके बारे में बात करेगा। कैरियोटैक्सोनोमिस्ट किसके बारे में बात करेगा? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम कैसे हैं, डीएनए कैसा है, ठीक है, सर्कुलर है, लीनियर है, कैसा है। कीमोटैक्सोनोमिक केमिकल नेचर के बारे में बात करेंगे, प्रोटीन के भी और डीएनए के भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? कीमोटैक्सोनोमिस्ट होगा, ठीक है। अल्फा हमारा किसके बारे में बात करता है? मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कीमोटैक्सोनोमिस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें पता है बेंथम एंड हुकर ने दिया था। यहाँ स्पेलिंग में एरर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज बेस्ट सुटेड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स। सीड प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा सिस्टम सबसे बेस्ट है? बेंथम एंड हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट किया था। फ्लावरिंग प्लांट्स का उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट फैमिलीज़ में क्लासिफिकेशन किया था। तो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सीड प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टैक्सोनोमी विदाउट फाइलोजेनी मे बी लिंक्ड टू बोन्स विदाउट फ्लैश। ये एक स्टेटमेंट है कि टैक्सोनोमी अगर फाइलोजेनी के बिना दी गई है तो वो इस तरह है जैसे बोन बिना फ्लैश के हो। ये स्टेटमेंट किसने दी है? ये स्टेटमेंट तख्ताजान ने दी है, जो कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करते हैं? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारी एल्गी से रिलेटेड। who is regarded as the father of Indian phycology। इंडियन फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एल्गी। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो मैंने अभी टेक्स्ट में डिस्कस नहीं किए, तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंक्लूड किए गए हैं कि जो टेक्स्ट में छूट गया है वो यहाँ पे क्वेश्चंस में इंक्लूड हो जाए। तो किसको फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी बोला जाता है? प्रोफेसर MOP आइनर को क्या बोला जाता है? हमारा फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी बोला जाता है। हु इज नोन एज फादर ऑफ फाइकोलॉजी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसको बोला जाता है? फ्रिट्ज को बोला जाता है। फ्रिट्ज को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी बोला जाता है। मैनीटोल इज द स्टोर्ड फूड इन, किस में स्टोर फूड होता है मैनीटोल? मैनीटोल क्या है? शुगर अल्कोहल है। ये किसके अंदर पाई जाती है? फ्यूकस के अंदर पाई जाती है। तो ये किसके अंदर पाई जाती है? फ्यूकस के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गिनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एल्गिनिक एसिड किससे ऑब्टेन किया जाता है? ये हमने स्टडी किया है कि ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगार इज ऑब्टेन फ्रॉम द एल्गल स्पीसीज ऑफ। जेलिडियम से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? एगार ऑब्टेन करते हैं, जो बैक्टीरिया और हमारा ईस्ट के स्मीर या उसको कल्चर करने के लिए लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। कैराजेनिन इज यूज्ड एज ए, कैराजेनिन किसकी सेल वॉल में पाया जाता है? रेड एल्गी की सेल वॉल में पाया जाता है। इसको फूड एमल्सीफायर, बाइंडर, आइसक्रीम वगैरह में यूज़ किया जाता है, इसको एज ए फूड एमल्सीफायर एंड बाइंडर। द फेमस जापानीज डिश सुशी इज मेड विद द हेल्प ऑफ द रेड एल्गी नेम्ड। कौन सी रेड एल्गी से बनाई जाती है? पोरफायरा से बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन के लिए लेमिनेरिया जैपोनिका को यूज़ किया जाता है सर्विक्स को डायलेट करने के लिए, या तो जब उसके अंदर कुछ इंजर्ट किया जाए या फिर जब अबॉर्शन वगैरह करवाया जाए, तब जो डॉक्टर हैं वो लेमिनेरिया जैपोनिका को इंसर्ट करते हैं। करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम में कौन से किसके बारे में बात करेंगे? ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा टर्म किसने दी थी? ब्राउन ने दी थी। तो ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक होते हैं, मतलब कि स्पोरोफिटिक ये पोजीशन मिलेगी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगी तो वो डिप्लॉइड होगी, और ये किसके ऊपर रहेंगे? गेमेटोफाइट के ऊपर रहेंगे। जो हैप्लॉइड होगी उसके ऊपर रहेंगे। गेमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, पर जो यहाँ पे स्पोरोफाइट होता है वो किसके ऊपर पैरासाइट होता है? गेमेटोफाइट के ऊपर होता है, ठीक है। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है क्योंकि ये होते तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है, पर इनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। इनकी ब्रायोफाइटा की स्टडी को ब्रायोलॉजी बोला जाता है, और फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविग है। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसको बोला जाता है? हेडविग को। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी किसको बोला जाता है? प्रोफेसर शिवराम कश्यप को। प्रोफेसर शिवराम कश्यप को फादर ऑफ
इंडियन ब्रायोलॉजी बोला जाता है। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो ये डैम्प सोयल में, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, शेडिड हैबिटेट में पाए जाते हैं। इनकी डोमिनेंट फेज कौन सी होती है? इनकी डोमिनेंट फेज होती है फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट फेज गेमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड होती है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है। ठीक है। और ये कैसी होती है? थैलस लाइक होती है। थैलस लाइक मतलब कि लीफी स्ट्रक्चर होगा, प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर रखा होगा स्टेम में, रूट में और लीफ में। वस्कुलर टिश्यूज अपसेंट होते हैं, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पे अपसेंट होते हैं। ट्रू स्टेम, लीफ एंड रूट्स अपसेंट होती हैं। राइजोइड्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे रूट के प्लेस पे, जो अटैचमेंट के लिए यूज होते हैं। ये यूनिसेलर भी होते हैं। यूनिसेलर किस किस में पाया जाता है? रिका में और एंथोसेरस में। एंथोसेरस एंड रिका में यूनिसेलर राइजोइड्स मिलते हैं और मल्टीसेलर किस में मिलते हैं? मोजिस के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये यहाँ पे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ट्यूबर्स के थ्रू, गैमाई यहाँ पे कप होता है जिसको हम गैमा बोलते हैं, कप लाइक यहाँ पे बर्ड होता है वो। ठीक है। उससे ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। एडवेंटिशियस बर्ड के थ्रू करते हैं, ब्रांचेस के थ्रू ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन माइटोस्पोर्स के थ्रू यहाँ पे अब्सेंट होता है। सेक्स ऑर्गन्स, मेल के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसको एंथ्रेडियम बोला जाता है और फीमेल के सेक्स ऑर्गन को आर्चीगोनियम बोला जाता है। वाटर एसेंशियल होता है यहाँ पे गैमेट की मेटिंग के लिए। तो वाटर एसेंशियल होता है इसलिए इसको जू आइडोगेमी बोला जाता है, जू आइडोगेमी, क्योंकि गैमेट की मेटिंग के लिए यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है? वाटर की रिक्वायरमेंट है। पहले एम्ब्रियोफाइट इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमने देखा कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो एल्गी के अंदर एब्सेंट है। एल्गी के बाद कौन इवोल्व होते हैं? ब्रायोफाइटा इवोल्व होते हैं। इसलिए इनको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जाइगोटिक डेवलपमेंट आर्चिगोनिया के अंदर होती है और वहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, एक मल्टीसेलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, जो बाद में स्पोरोफाइट में डेवलप होता है बाय मियोसिस डिवीजन। और उसके बाद हमारा जो स्पोरोफाइट है वो एज अ पैरासाइट बन जाता है गेमेटोफाइट के ऊपर। गेमेटोफाइट से ही वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। गेमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाता है और आगे चल के फिर ये गैमेट रिलीज करता है। फिर वही प्रोसेस हमारी रिपीट होती है, वही लाइफ साइकिल चलती जाती है। तो यहाँ पे स्पोर्स किस टाइप के पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर? होमोस्पोरस होते हैं। होमो मतलब सिमिलर, जो स्पोर्स होंगे उनकी मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप सब क्या होगी? सिमिलर होगी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें उससे पहले एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि इनके अंदर लाइफ साइकिल कैसे मिलती है? हैप्लोडिप्लोन्टिक, मतलब ये हैप्लोइड स्टेट में गेमेटोफाइटिक होंगे और डिप्लोन्टिक स्टेज में स्पोरोफिटिक होंगे। तो स्पोरोफिटिक गेमेटोफिटिक, फिर गेमेटोफाइट से फिर स्पोरोफिटिक, फिर स्पोरोफिटिक से फिर गेमेटोफिटिक, इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, इसलिए इनको हैप्लोडिप्लोन्टिक बोलते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो सोइल इरोजन को ये प्रिवेंट करते हैं, जैसे मोजेस सोइल को बिल्कुल बाइंड करके रखती है और सोइल की फॉर्मेशन भी करते हैं, जैसे स्फेगनम ये बोग मोश कहलाती है, ये पोंड को और लेक को फिल कर देती है और उसको सोइल में कन्वर्ट कर देती है। वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी बढ़ाती है जब हम ड्राई स्फेगनम का यूज़ करते हैं। डेट्स वाई इसको कॉटन मोस भी बोला जाता है। इसकी वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ड्राई स्फेगनम को क्या बोला जाता है? कॉटन मोस बोला जाता है। पीट की फॉर्मेशन भी किससे होती है? स्फेगनम से होती है, जिसको एज अ फर्टिलाइजर भी यूज़ किया जाता है। किसके थ्रू? हमारे फार्मर्स के थ्रू। यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारे पास डायग्राम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे राइजोइड्स प्रेजेंट है। राइजोइड्स यहाँ पे यूनिसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे मल्टीसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट है। ये गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। ये भी थैलस रीजन है, ये भी थैलस रीजन है, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। बट यहाँ पे वो पेरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है। फिर एक हमारा लंबा सा यहाँ पे फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर होगा जिसको सीटा बोलेंगे और उसके ऊपर एक कैप्सूल प्रेजेंट होगा। ठीक है। कैप्सूल के अंदर क्या होंगे? स्पोर्स फॉर्म होंगे, जो स्पोरोफिटिक है। ये स्पोरोफिटिक बॉडी क्या है? ये पैरासाइट की तरह रहती है गेमेटोफाइट बॉडी के ऊपर। गेमेटोफाइट हमारा क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर सकता है और उस न्यूट्रिशन को कौन ले लेगा? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी ले लेगी। लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? हमें पता है कि यहाँ पे हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो जो ये सीटा के ऊपर जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर क्या होंगे? स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, जिसमें हमारी मेच्योर स्पोरोफिटिक सेल्स जो होंगी या मदर स्पोरोफिटिक सेल्स जो होंगी वो स्पोर की फॉर्मेशंस करेंगी।
ठीक है। जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होके हमारे गैमेट्स बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। वो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाएंगे, यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट स्पोरोजोइट्स बनाएगा, जो स्पोरोजोइट्स बनाएगा, और स्पोरोजोइट्स आगे जाके स्पर्म बनाएंगे। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाएंगे, आर्चिगोनियम और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों, यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट फ्यूज होके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट किसके अंदर, यहाँ पे हमारा ग्रो करता है, वो आर्चिगोनियम के अंदर ग्रो करता है। आर्चिगोनियम के अंदर ही वो आगे डिवाइड करता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। और एम्ब्रियो के बाद वो दोबारा से क्या बना देता है, यंग स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होती है, डिप्लॉयड बॉडी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। और जब स्पोर बनेंगे तो क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। गेमेटोफाइटिक बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, तो ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। जो भी गेमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड होगा, और यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक है वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। स्पोर्स भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। फिर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासीफाई किया जाता है हमारा ब्रायोफाइटा को 3 कैटेगरी में। क्या, हेपेटिकोप्सिडा और एंथोसेरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा में लीवर वोट्स आते हैं, जैसे रिकिया और मर्चेंशिया। मार्चेंशिया भी बोलते हैं इसको, मर्चेंटिया भी बोलते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। एंथोसेरोप टॉपसीडा जो है उसमें हॉर्नवुड्स आते हैं, जिसको हम ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं। एंथोसेरोस इसके अंदर आते हैं। ब्रायोप्सीडा के अंदर मोसेस आती हैं, जिसको हम लार्जली स्टडी करते हैं। फिनेरिया, कोडमोस इसके अंदर आते हैं। एडवांस्ड क्या हो गई, ब्रायोफाइटा के अंदर मोसेस हो गई। और अगर प्रिमिटिव की बात करें तो क्या हो गई, लीवर वोट हो गई। तो हम दो को ही स्टडी करते हैं, लीवर वोट को और मोस को। यही हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हैपेटिकोप्सिडा को बात करेंगे, लीवर वोट्स की बात करेंगे। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं मर्चेंशिया का। तो यहाँ पे मर्चेंसिया जो है उसकी थैलोइड स्ट्रक्चर है। थैलोइड मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते, रूट में, स्टेम में और हमारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये लीफी स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारा क्या है, ये हमारा गेमेटोफाइट है। ये गेमेटोफाइट है, इसमें राइजोइड प्रेजेंट है। ठीक है, ये फीमेल थैलस दिखाया गया है, एक हमारा मेल थैलस दिखाया गया है। और ये किसका है, मर्चेंशिया का है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोफाइटिक बॉडी प्रेजेंट है। जो स्पोरोफाइट हमारे स्पोर्स जर्मिनेट होके मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगे। आर्चिगोनियोफोर जो फीमेल को जनरेट करेगा, फीमेल गैमेट को। एंथ्रीडियोफोर जो हमारे किसको जनरेट करेगा, एंथ्रीडियोफोर को जनरेट करेगा, मतलब कि मेल गैमेट को जनरेट करेगा। ठीक है, राइजोइड्स क्या है, एयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो सोइल से न्यूट्रिएंट या वाटर ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं, और सोइल से इनको बाइंड करने में हेल्प करते हैं। इनमें गैमा कप होते हैं, जो कि बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मल्टी सेलुलर ई सेक्शुअल बर्ड होते हैं, जो जिनमें छोटा सा रिसेप्टिकल प्रेजेंट होता है, और इनको नाम दिया जाता है गैमा कप, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे जो स्पोरोफिट है वो रिप्रोडक्शन करता है कैप्सूल के थ्रू। कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। जो हमारी स्पोरोफिटिक मदर सेल है वो स्पोर्स को मियोसिस डिवीजन से जनरेट करती है। तो यहाँ पे स्पोरोफिट सिर्फ कैप्सूल के थ्रू रिप्रोडक्शन किसके अंदर करते हैं, रिकिया के अंदर। और वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं फूटो और सीटा में, किसके अंदर, मर्चेंशिया के अंदर। तो जो कैप्सूल है उसमें स्पोर फॉर्म होंगे रिकिया के अंदर, बट स्पोर और इलेटर क्या करेंगे, उसको मूव करने में हेल्प करेंगे और वाटर बॉडीज़ के अंदर, और जर्मिनेट करने में हेल्प करेंगे, वो मर्चेंशिया के अंदर पाए जाते हैं। तो कैप्सूल के अंदर सिर्फ स्पोर्स बनते हैं रिकिया के अंदर, और स्पोर्स और इलेटर्स बनते हैं मर्चेंशिया के अंदर। अब जो स्पोर्स होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, और इनके अंदर स्पाइरल ऐसे थिकनिंग होती है। ठीक है, ये किस में हेल्प करते हैं, इलेटर्स हेल्प करते हैं स्पोर डिस्पर्जल में। यहाँ पे जो इलेटर्स होंगे वो डिप्लॉयड होंगे, हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होंगे, और उनमें इस तरह से स्पाइरल थिकनिंग मिलेगी और स्पोर के डिस्पर्जल में हेल्प करेंगे। जो स्पोरोफाइट होते हैं वो कम्प्लीटली पैरासाइट होते हैं, किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के अंदर। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, गेमा कप जो है वो एज अ बर्ड एक्ट करता है, वो टूट जाता है, और वो फिर दोबारा से एक लीवर वोट को जनरेट करता है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एक नए हमारे लीवर वोट को जन्म दे रहा है, वो किसके अंदर पाया जाता है, मर्चेंशिया के अंदर पाया जाता है। तो मर्चेंशिया जो है उसकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, तो मर्चेंशिया में क्या होता है,
मर्चेंसिया में हमने देखा थैलस बॉडी है। थैलस बॉडी में क्या होता है, कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर हमारे क्या बनते हैं, कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं, हमारे स्पोर्स बनते हैं। अब वो जो स्पोर्स बन रहे हैं वो स्पोर्स जनरेट होके मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट देते हैं, जर्मिनेट होके। तो मेल गेमिटोफाइट क्या बनाएगा, एंथ्रेडियो 4 बनाएगा, जिसमें एंथ्रेडिया बनेगा। एंथ्रेडिया में मेल हमारा स्पर्म बनेगा, ठीक है। और फीमेल गेमिटोफाइट हमारा आर्चिगोनियो 4 बनाएगा, जिसमें आर्चिगोनियम में एग प्रोड्यूस होगा। एग क्या है, फीमेल गेमिट, स्पर्म क्या है, मेल गेमिट। दोनों फ्यूज होंगे जिसको फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट आर्चिगोनियम के अंदर क्या करेगा, डेवलप करेगा। फिर हमारा आर्चिगोनियम इनलार्ज हो जाएगा और उसके अंदर, आर्चिगोनियम के अंदर जो हमारी एम्ब्रियो है वो डिवाइड करेगी और उसमें स्पोर मदर सेल्स जो है वो म्यूसिस के थ्रू स्पोर्स बनाएगी, 4 स्पोर्स बनाएगी। और वो स्पोर्स फिर डेहिसेंट हो जाएंगे, मतलब आर्चिगोनियम जो है वो फट जाएगा और स्पोर्स हमारे डिस्पर्स हो जाएंगे। फिर दो स्पोर्स दोबारा से जर्मिनेट होंगे और मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे, मतलब थैलस बॉडी की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये लाइफ साइकिल चलती है किसके अंदर, लिवरवोर्ट्स के अंदर। अब हम बात करते हैं किसकी, ब्रायोप्सिडा की। ब्रायोप्सिडा क्या आते हैं, ब्रायोप्सिडा के अंदर आते हैं ट्रू मोसिस। ब्रायोप्सिडा के अंदर हमारी गेमेटोफिटिक फेज जो है वो 2 स्टेज में पाई जाती है। एक होती है प्रोटोनिमा स्टेज, प्रोटोनिमा स्टेज लीफी स्टेज, जिसको हम जूलाइन स्टेज भी बोलते हैं। एक होती है गेमेटोफोर स्टेज, जिसको लीफी स्टेज और मैच्योर स्टेज बोलते हैं। तो प्रोटोनिमा हमारी जुवलाइन है, गेमेटोफोर हमारी लीफी स्टेज है जो मैच्योर स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटोनिमा है वो क्या है, वो फिलामेंटियस होती है, क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है। क्रीपिंग मतलब रेंग के चलना। ब्रांच्ड होती है, स्ट्रक्चरली डेवलप होती है, स्पोर जर्मिनेशन के थ्रू फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पे राइजोइड की बात करें, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं राइजोइड, राइजोइड यहाँ पे मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होती हैं। पर हमारे क्या से होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा के थ्रू भी होता है। सेक्स ऑर्गन यहाँ पे लीफ की एक्सिस में डेवलप करते हैं, लीफ की एक्सिस में डेवलप करते हैं। कोड मोस का एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे कॉमन नेम दिया जाता है डिफरेंट मोसेस को। तो कौन कौन सी मोसेस हैं जिनके कुछ कॉमन नेम दिए गए हैं। कोड मोस बोला जाता है फ्यूनेरिया को, मेडन हेयर मोस बोला जाता है पगोनेटम को, पीट और बोक मोस बोला जाता है स्फेगनम को, हेयर कैप मोस बोला जाता है पॉलीट्राइकम ट्राइकम को। कोडमोस फ्यूनेरिया, मेडन हेयर मोस पगोनाटम एंड पीट एंड बोगमोस फैगनम और हेयर कैप मोस पॉलीट्राइकम, ठीक है। ये हमारी डिफरेंट मोसेस हैं और उनके कॉमन नेम हैं। अब यहाँ पे हम मोस का स्ट्रक्चर देखें तो कैसी होती है मोस, राइजोड होंगे जो मल्टी सेलर होंगे, ब्रांच होंगे, मेन एक्सिस होगी। मेन एक्सिस पे हमारे क्या होंगे, गेमेट्स फॉर्म होंगे, गेमेटोफाइटिक बॉडी होगी जो इंडिपेंडेंट होगी, और जो स्पोरोफाइटिक है वो पार्शियली पैरासाइट होगी, किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर। अब सीटा फॉर्म होगा, कैप्सूल फॉर्म होगा, और जो ये लीफ है, ये जो लीफ है ये गेमेटोफोर की फॉर्मेशन करेंगे और कैप्सूल के अंदर क्या होंगे, स्पोर फॉर्मेशन होंगे। ये मोस का स्ट्रक्चर है। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, वेजिटेटिव होता है, जिसको हम एपोस्पोरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एपोस्पोरी, क्योंकि यहाँ पे जो गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट से ही फॉर्म होता है। गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट से फॉर्म हो रहा है पर बिना म्यूसिस के फॉर्म हो रहा है। बिना म्यूसिस के फॉर्म होने की वजह से इसको नाम दे दिया गया एपोस्पोरी, मतलब बिना म्यूसिस के, बिना डिवीजन के, बिना स्पोर के डिवीजन के फॉर्म हो रहा है, इसलिए एपोस्पोरी बोला गया। किसको, गेमेटोफाइट को, जो गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट से फॉर्म हो रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू। और सेकंड है यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो प्रोटोनिमा बर्ड के थ्रू फॉर्म होता है। किसके थ्रू फॉर्म होता है, प्रोटोनिमा बर्ड के थ्रू, नया प्लांट जनरेट होता है। अब लाइफ साइकिल की बात करें, मोसिस की लाइफ साइकिल की, तो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है फ्यूनेरिया का, जो कि एक हमारी ट्रू मोस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैप्सूल होगा, कैप्सूल के अंदर पेरिस्टोम होगा, पेरिस्टोम के अंदर मैच्योर स्पोरोफाइट होगा। वो मैच्योर स्पोरोफाइट के क्या फॉर्म करेगा, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्पोरेंजियम के अंदर जो मैच्योर स्पोरोफाइट मदर सेल है वो, उसमें म्यूसिस डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। एक मदर सेल से 4 स्पोर्स जनरेट होंगे, मतलब हैप्लॉइड स्पोर्स जनरेट होंगे। तो स्पोर्स 2 फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रोटोनिमा और गेमिटोफोर। प्रोटोनिमा हैप्लॉइड होगा, गेमिटोफोर भी हैप्लॉइड होगा। दोनों बर्ड की फॉर्मेशन करेंगे और बर्ड से मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट बनेगा। मेल गेमिटोफाइट एंथ्रीडिया जो स्पर्म को जनरेट करेगा, मेल गेमिट को जनरेट करेगा, और फीमेल गेमिटोफाइट आर्चिगोनिया जो कि एग को जनरेट करेगा, जिससे मेल और फीमेल गेमिट का फर्टिलाइजेशन होगा,
फ्यूज़न होगा किसके अंदर, आर्चिगोनियम के अंदर, और आर्चिगोनियम के अंदर जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉयड होगा, और उसी से फिर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी जो कि डिप्लॉयड होगी किसके अंदर, आर्चिगोनिया के अंदर। फिर एम्ब्रियो किस में डेवलप हो जाएगी, यंग स्पोरोफाइट में, किसके थ्रू, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो डिप्लॉयड होगी और फिर वो डिफरेंशिएट हो जाएगी सीटा में, कैप्सूल में, फूट में, और अगेन वही प्रोसेस चलेगी हमारी, ये सेम लाइफ साइकिल हमारी अगेन एंड अगेन चलती रहेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इनके अंदर हैप्लोडिप्लोटिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, किसके अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर।